सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज संदीप सिंह। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं यूनिट थर्ड का सेकंड पोर्शन, इमल्सन। कुछ 10 दिन पहले समथिंग अपन ने इसका यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है अपन ने सस्पेंशन वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इसका सेकंड पोर्शन इमल्सन्स जो है वो आज अपन करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि चूँकि मैं फुल टाइम यूट्यूब को टाइम दे नहीं पा रहा हूँ और कई सारी और भी दिक्कतें हैं जिसके कारण से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया पिछले कुछ दिनों में। तो खैर अभी भी अपने पास टाइम है, इनफ टाइम बचता है अभी भी। कुछ ऑलमोस्ट 2 यूनिटें लगभग बची हुई हैं जो कि मैं फिजिकल के पेपर से लगभग लगभग पहले ख़त्म कर दूंगा, राइट। तो आप सभी लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग रेगुलर टच में रहें और देखते रहें। ओके ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इमल्सन हम आपने सभी ने अब तक फर्स्ट सेम से लेकर थर्ड सेम तक पढ़ रखा है कि बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, राइट। सॉरी, क्या हो रहा है ये? ओके, तो अब तक हम आपने सभी ने पढ़ के रखा है कि इमल्सन क्या है। बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है कंसिस्टिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल फेजेस होंगी इसमें। इमिसिबल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो एक दूसरे में मिक्स ना हो सके, राइट, मिक्स ना हो प्रॉपरली। टिपिकली ऑयल एंड वाटर, ये वो बेसिक फेज है जिससे मिलकर इमल्सन बना होता है। वेयर वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स विद इन द अदर। एक कोई इसकी बेस फेज होगी, यानी एक कोई बड़े अमाउंट में होगी और दूसरे उससे लेस अमाउंट में होगी। अब ये दोनों हो सकती है, या तो वाटर इन ऑयल टाइप हो सकती है या ऑयल इन वाटर टाइप हो सकती है, राइट। जैसे बात कर ले वाटर इन ऑयल, तो इसमें ये ज्यादा अमाउंट जो होगा ये वाटर होगा और इसके साथ में लेस अमाउंट में ऑयल मिलाया जाएगा। सिमिलरली ऑयल इन वाटर में इसका अपोजिट होगा, राइट। इमल्सन आर स्टेबलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इमल्सिफायर surfactants which reduce interfacial tension and prevent the coalescence of the droplets resulting in a stable mixture। इनकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, इमल्सन की स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए इनमें हम या तो इमल्सीफाइंग एजेंट मिलाते हैं, या तो उन्हीं को इमल्सीफायर कह रहे हैं, राइट। और या फिर हम इनमें क्या मिलाते हैं, सर्फेक्टेंट्स मिला देते हैं, राइट। तो इन दो से अपन इनको स्टेबल बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो कोएल्सेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी इनके बीच की इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं जिससे कई सारे इमल्सन में आने वाले डिफेक्ट जो हैं वो नहीं आते हैं। अब डिफेक्ट कौन कौन से, जैसे कि केक बन जाते हैं, ठीक है, और फेज इन्वर्जन, ऐसे कई सारे डिफेक्ट जो हैं वो आ जाते हैं। प्रेसिपिटेशन बन जाता है, ऐसे कई सारे डिफेक्ट जो हैं उनसे अपन बच सकते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर देख लें तो बेसिक ये 4 टाइप के, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, मल्टीपल इमल्सन यानी वाटर इन ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, और माइक्रो इमल्सन्स। अब इन सभी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इन सभी को कैसे डिफाइन किया गया है वो अपन देखते हैं, ठीक है। ओके, ऑयल इन वाटर टाइप का जो इमल्सन है इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता है कि वाटर जो है इसकी बेसिक फेज होगी और उसमें ऑयल के स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलाए जाएंगे, यानी डिस्पर्स्ड फेज और कंटिन्यूअस फेज, 2 टाइप की होंगी। तो एक कंटिन्यूअस वाटर फेज होगी और ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो डिस्पर्स्ड फेज की तरीके से इसमें मिलाए जाएंगे। ऑयल सर्व्स एज अ डिस्पर्स्ड फेज व्हाइल वाटर एक्ट एज अ कंटिन्यूअस फेज। ऑयल इन वाटर इमल्सन आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट लाइक क्रीम, लोशंस एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। कई सारी फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये लिखा हुआ है। इन दिस इमल्सन oil droplets such as mineral oil, jojoba oil are dispersed with a continuous water phase, है ना। ये वो मिनरल ऑयल, जोजोबा ऑयल, ये यही इस्तेमाल की जा सकती है फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशंस में। तो इनको मिलाया जाता है वाटर फेज के साथ में। सिमिलरली वाटर इन ऑयल टाइप का, यहाँ पे वाटर इन ऑयल इमल्सन इज अ टाइप ऑफ इमल्सन वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड विद इन द कंटिन्यूअस ऑयल फेज। इसमें जो लार्जर अमाउंट में होगी वो ऑयल फेज होगी और उसमें वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स को एज अ कंटिन्यूअस फेज जो है मिक्स किया जाएगा इसमें, राइट। द वाटर सर्व्स एज अ डिस्पर्स्ड फेज। अब यहाँ उसका उल्टा होगा, वाटर जो होगा वो डिस्पर्स्ड फेज की तरीके बिहेव करेगा जबकि कंटिन्यूअस फेज की तरीके से ऑयल बिहेव करेगा। वाटर इन ऑयल इमल्सन आर कॉमनली यूज्ड इन अ प्रोडक्ट लाइक कोल्ड क्रीम, सनस्क्रीन लोशंस टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन द स्किन। सनस्क्रीन और कोल्ड क्रीम वगैरह ये जो है बेटर एग्जांपल है। An example of water in oil emulsion is cold cream. In this emulsion, water droplets are dispersed within a continuous oil phase. राइट। अब देखते हैं अगला, मल्टीपल इमल्सन। ओके, तो
अब अपन देखते हैं माइक्रो इमल्सन, राइट, सॉरी मल्टीपल इमल्सन अपन अभी देखते हैं। मल्टीपल इमल्सन is a complex emulsion system consisting of multiple dispersed droplets which is within each primary droplet it can be either water in water और ऑयल इन वाटर इन ऑयल, इसीलिए इसको मल्टीपल इमल्सन कहा गया। या तो ये इस टाइप का हो सकता है या फिर ये इस टाइप का हो सकता है, ऑयल इन ऑयल या वाटर इन ऑयल इन वाटर, राइट। अब इन दोनों में किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मल्टीपल इमल्सन फाइंड एप्लीकेशंस इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, इनकैप्सुलेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड टारगेटेड डिलीवरी ऑफ बायो एक्टिव। अब इसमें जो है अंदर वाले मॉलिक्यूल में ड्रग को इनकोड कर दिया जाता है, उसके ऊपर से उसकी सेकेंड लेयर होगी, राइट। जैसे ये है, मान लीजिए कौन सी, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, राइट। अब ये जो है इनकोड की गई ड्रग इसमें। अब यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, इनकैप्सुलेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए, राइट। इनको इनकोड कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है सबसे अंदर वाली लेयर में। और टारगेटेड डिलीवरी ऑफ बायो एक्टिव एजेंट, बायो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, बायो एक्टिव वो होते हैं जो इन्वायरमेंट के संपर्क में आने में क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, लाइक एंजाइम, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनको भी अपन इमल्सन के फॉर्मुलेशन में तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल इमल्सन के फॉर्म में, ताकि वो स्टमक में जाएं या फिर स्किन या फिर कहीं पे भी उनको इस्तेमाल करें तो वो क्या हो, डिग्रेड ना हो, अपने टारगेटेड एरिया से पहुंचने से पहले अपनी ड्रग को वो लॉस ना करें, राइट, ठीक है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल इन चीजों में होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इमल्सन यूज्ड इन द इनकैप्सुलेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग, इन दिस सिस्टम वाटर ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग द ड्रग आर डिस्पर्स्ड विद इन ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट कंटेनिंग ड्रग आर डिस्पर्स्ड, इसमें ड्रग भी है और ये वाटर की ड्रॉपलेट हो गई, ठीक है। अब डिस्पर्स्ड विद इन ऑयल ड्रॉपलेट्स, अब इसको डिस्पर्स्ड किया गया ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है। विच फर्दर डिस्पर्स्ड इन कंटिन्यूअस वाटर फेज, अब इन दोनों को फर्दर ही डिस्पर्स्ड कर दिया गया किसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स में। तो अब ये इमल्सन कौन से टाइप का, वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन हो गया, राइट। अब इसी प्रकार से अपने को माइक्रो इमल्सन देखना है, ओके। भी देखते हैं माइक्रो इमल्सन। अ माइक्रो इमल्सन इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नैनो स्केल, अब खास बात है स्टेबल वर्ड यहाँ पे, जबकि आप इमल्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है इमल्सन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म विच इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, राइट, अनस्टेबल होते हैं थर्मोडायनेमिकली। द वर्ड थर्म इज फॉर एनर्जी और हीट, ठीक है। इनके संपर्क में आने पे ही ये क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नैनो स्केल ड्रॉपलेट्स, यानी नैनोमीटर में पार्टिकल की साइज होगी इसमें, ऑफ वन इमिसिबल लिक्विड डिस्पर्स्ड इन विद इन एनोदर, टिपिकली स्टेबलाइज्ड बाय सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट्स के थ्रू इनको स्टेबल किया जाता है। माइक्रो इमल्सन एग्जिबिट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस, ज्यादातर माइक्रो इमल्सन्स जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर के होंगे या ट्रांसल्यूसेंट कलर के होंगे, ये होता है ओपेक टाइप का कलर, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। लो इंटरफेशियल टेंशन, इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच की इंटरफेशियल टेंशन जो है वो बहुत ही कम होगी, इंटरफेशियल टेंशन जो है वो बहुत ही लो होती है, कम होती है। एंड हाई सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी, दोनों ही टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो डिस्पर्स फेस का हो और चाहे वो कंटिन्यूअस फेस का हो, दोनों ही आपस में सॉल्युबिलिटी अच्छी रखते होंगे, तब तो स्टेबलाइज हो पाते हैं इतनी जल्दी, ठीक है। एंड मेकिंग देम यूजफुल फॉर ड्रग डिलीवरी, और यही चीज इनको ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए सूटेबल बनाती है, ठीक है। तो माइक्रो इमल्सन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड्स में है, क्योंकि ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते अपने को, स्टेबल होता है ऑलरेडी, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इमल्सन इज द यूज ऑफ ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्सन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर एनहांसिंग ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। द माइक्रो इमल्सन system consists of small oil droplets dispersed in an aqueous medium stabilized by surfactants. This allow for efficient delivery of hydrophobic drug, improving their absorption and therapeutic effectiveness, है ना। इनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, क्यों, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी इंडेक्स में अगर नजर डाल के देखें तो सॉल्युबिलिटी इनकी हाई होती है, एफिनिटी सॉल्युबिलिटी की हाई होती है इनकी, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये है थ्योरी ऑफ इमल्सन, राइट, यूनिट थर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। और ये कल ही मैं बैठ के देख रहा था, लगभग 4 या 5 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर रेफर किए, तो वहां से पता चलता है भाई कि ये जो है एग्जाम में पिछले 3 से 4 साल में ये मल्टीपल टाइम पूछे गया है, राइट। 7 और 10 मार्क्स में कई बार ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन के सामने आया, राइट। एंड
कई बार ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सामने पूछा गया। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलता है अपने को कि ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा गया। देयर आर वेरियस थ्योरीज विच कैन मेक इमल्सन स्टेबल, राइट। तो ये थ्योरी किसकी है? जिनके थ्रू आप किसी भी इमल्सन को क्या कर सकते हो, उसकी स्टेबिलिटी को इनहांस कर सकते हो। इमल्सन्स की स्टेबिलिटी को इनहांस करने के लिए या उनको स्टेबल बनाने की थ्योरीज हैं ये, राइट। सबसे पहली है मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन देखते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसमें ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन द ऑयल वाटर ड्रॉपलेट गेट डिस्पर्स्ड इन कंटिन्यूअस फेज, दीज पार्टिकल गेट ऑटोमाइज्ड रिड्यूस्ड साइज। क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है वो कम से कम लेना है अपने को, राइट, रिड्यूस्ड साइज का लेना है। पार्टिकल छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, और जब सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा उनके बीच में क्या होती है, सरफेस फ्री एनर्जी आ जाती है, जिसके वजह से उनके बीच में इंटरफेशियल टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। अब जब बढ़ता है तो उसी टेंशन को कम करने के लिए जब वो बढ़ता है तो उनका सिस्टम जो है वो धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगता है, राइट, स्टेबिलिटी लॉस होने लगती है। तो इस टेंशन को रिड्यूस करना जरूरी होता है। तो पार्टिकल्स गेट ऑटोमाइज्ड ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया इंक्रीज विच फर्दर इंक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी एंड इट मेक द सिस्टम अनस्टेबल। जैसा कि मैंने ये बताया, टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम एंड टू मेक द सिस्टम स्टेबल अगेन, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए और सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हम कुछ ना कुछ सर्फेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट को मिलाते हैं, जो कि इन पार्टिकल्स के बीच की, इन फेजेस के बीच की इंटरफेशियल टेंशन और सरफेस फ्री एनर्जी को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण से फिर से सिस्टम कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये थी मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब इसकी मैकेनिज्म में देख लें, ये दिखाया गया है, राइट। ये एक पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मोनोमोलिकुलर फिल्म इस तरीके से बनती है। डायग्राम में देखें आप, सर्फेक्टेंट्स का ये स्ट्रक्चर, इसका ये पोलर हेड पोर्शन है ऊपर की ओर, ये वाला, और ये है इनके टेल पोर्शंस जो यहाँ इस मॉलिक्यूल के पास में है, ये दिख रहे हैं, नॉन पोलर या टेल है। और ये ऑयल की फेज है, ये वाटर की फेज है, और ये ऑयल वाली फेज है, राइट। तो नॉन पोलर जो है वो ऑयल मॉलिक्यूल से जाके अटैच हो जाता है, पोलर पोर्शन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और एडजॉर्ब होने लगता है, राइट। एडजॉर्प्शन थ्योरी लास्ट में लिखा हुआ है, मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब इसमें मैं यही बताई गई है, सारा यही लिखा हुआ है, आप देखें ध्यान से। क्या? सर्फेक्टेंट कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट, पोलर ओरिएंटेड टुवर्ड द वाटर एंड नॉन पोलर ओरिएंटेड टुवर्ड द ऑयल and form a stable monomolecular film on the surface of dispersed droplet, right। और इस तरीके से ये इनको ऑटोमाइज्ड कर देता है और इनके बीच की टेंशंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है अपने आप, ठीक है, और सिस्टम जो है स्टेबल हो जाता है। ऑटोमाइज्ड का मतलब कि पार्टिकल्स के बीच की टेंशंस रिड्यूस होगी तो उनके बीच में क्या होगा, सरफेस फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। जब सरफेस फ्री एनर्जी रिड्यूस होगी तो पार्टिकल्स जो है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे और डिस्पर्स्ड रहेंगे, राइट, डिस्पर्स्ड की कंडीशन में रहेंगे, सेडिमेंट नहीं होंगे, बॉटम लेयर में जाके सेटल डाउन नहीं होंगे और इमल्सन्स जो है स्टेबल रहेगा। इसी तरीके से ये मल्टीमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी है। मोनोमोलिकुलर एंड मल्टीमोलिकुलर थ्योरी बोथ यूज्ड टू स्टॉप फ्लॉक्यूलेशन, इनके फ्लॉक्यूल्स ना बनने पाए, इस कारण से ये दोनों थ्योरीज का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब यहाँ फर्क केवल इनके नाम में ही है, उसमें मॉलिक्यूल एक ये ऑयल हो गया डिस्पर्स्ड फेज और ये हो गया वाटर की लेयर कंटिन्यूअस फेज हो गई, यानी ये इमल्सन कैसा हुआ, ऑयल इन वाटर टाइप का हुआ, राइट। तो इसमें क्या होता था, सर्फेक्टेंट अपन मिला रहे थे तो इस मॉलिक्यूल की ओर आके पहले एक सिंगल लेयर बन रही थी सर्फेक्टेंट की, जैसे अब इसका पोलर एरिया अगर ये वाटर की लेयर है तो पोलर एरिया हेड पोर्शन इधर रहता था और इधर अगर ऑयल की लेयर है तो इसका टेल एंड जाके उधर ऑयल से ऐड हो रहा था, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये है मल्टी मोलिकुलर, तो ये इसकी जो है कई सारी लेयर एक के बाद एक बनने लगेंगी, मल्टी लेयर है ना, राइट। तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग, कोएल्सेंस, इन सारी डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, राइट, मल्टीमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी। और इस तरीके से सिस्टम जो है आपका इमल्सन जो है स्टेबल रहता है। इन दिस मेथड स्मॉल पार्टिकल ज्वाइन टुगेदर एंड कवर द डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड मेक मल्टीमोलिकुलर फिल्म, राइट। आपस में स्मॉल पार्टिकल्स जो है ज्वाइन हो जाते हैं, आपस में ज्वाइंट होके और मल्टी लेयर बना लेते हैं उसके चारों ओर। दे आल्सो एक्ट बाय मेकिंग द सिस्टम विस्कस, और ये उस सिस्टम को क्या कर देते हैं, विस्कस कर देते हैं, उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। अब ये भी मैंने बताया है और नहीं भी बताया तो हम आप खुद, इस कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी एक अगर सिस्टम है जिसमें अगर पार्टिकल्स धीरे 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 बॉटम लेयर की ओर सेटल हो रहे हैं, ठीक है, पिछले भी लेक्चर्स में मैंने समझाया था कि सपोज ये वाटर है
और ये हनी है इस बीकर में। तो अगर इनमें सेम पार्टिकल्स दोनों में ऊपर सरफेस पे रखे जाएं तो देरी से, जाहिर सी बात है, हनी वाले में ट्रेवल होंगे, यानी ज्यादा देर इसमें लगेगी बॉटम लेयर तक पहुंचने पे या इस बीकर के बॉटम एरिया तक पहुंचने में, और जल्दी इसमें ट्रेवल कर जाएंगे। इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं इसका रीजन विस्कोसिटी तो ही है, राइट। तो इस तरीके से पार्टिकल्स जल्दी से सेटल डाउन ना हो, इस वजह से ये जो सर्फेक्टेंट हैं, राइट, ये जो इमल्सिफाइंग या सर्फेक्टेंट हैं जो है, इनकी जब मल्टी लेयर बन जाती है उस मॉलिक्यूल के चारों ओर, जैसे एग्जांपल में अकासिया और मिथाइल सेल्यूलोज, राइट, ये सब जो है इनको मिलाने पे ये उस सिस्टम की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, राइट, विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से सिस्टम विस्कस हो जाता है, पार्टिकल डिस्पर्स्ड रहते हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं। ओके, लास्ट वन है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी। तब तक अपन ये इरेज कर लेते हैं। सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी। सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ पार्टिकल एडजॉर्बिंग एट द ऑयल वाटर इंटरफेस। पार्टिकल्स के एडजॉर्ब होने की फिनोमेना ऑयल वाटर इंटरफेस पे स्टेबलाइजिंग द इमल्सन। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट solid particle can act as an emulsifying agent by reducing interfacial tensions and hindering droplet coalescence। इनका थ्योरी का सजेशन ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उस प्रिपरेशन के अंदर वो एक्ट कर सकते हैं, वो बिहेव कर सकते हैं एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट के तरीके से वो एक्ट कर सकते हैं, राइट, और वो ही इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। उस सस्पेंशन के अंदर, उस इमल्सन के अंदर इंटरफेशियल टेंशन जो होगी उसको ये रिड्यूस कर सकते हैं। द एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल क्रिएट अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट। जो भी होगा, सपोज ये ऑयल है अंदर वाली लेयर और ये वाटर है, यानी वाटर इन ऑयल, नहीं ऑयल इन वाटर, सॉरी, ऑयल इन वाटर टाइप की होगी, राइट। तो डिस्पर्स्ड फेज इसमें हुई ऑयल की। एब्जॉर्ब पार्टिकल क्रिएट प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट्स। तो इसके चारों ओर ये इससे अटैच्ड होके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी। डिस्पर्स्ड फेज इसमें क्या है? ऑयल है। कंटिन्यूअस फेज वाटर है, right, enhancing emulsion stability. Solid particle adsorption theory is relevant for understanding and controlling the behavior of particulate stabilized emulsion in various applications such as food, cosmetic and pharmaceutical। इतनी इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बराबर। इस तरीके से ये क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल जाके, थ्योरी का नाम ही है सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थ्योरी, और इसकी अपर लेयर पे जाके एडजॉर्ब होते हैं ये, जिसके थ्रू इसका एडजॉर्प्शन होता है और ये स्टेबिलिटी को इनहांस करते हैं इसकी, राइट। नेक्स्ट है अपनी स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, राइट। अब इसको देखते हैं अपन। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। तो ये यूनिट थर्ड में वो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। यूनिट थर्ड को मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सस्पेंशन पोर्शन और एक इमल्सन पोर्शन। तो सस्पेंशन वाले हिस्से से ज्यादातर पूछा गया है फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड, फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, और इन्हीं के फॉर्मुलेशन की मेथड बार बार पूछी गई, या तो ये 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में आया है, और या फिर इमल्सन की थ्योरी, राइट, और इनका फॉर्मुलेशन, थ्योरीज ऑफ इमल्सन या इमल्सिफिकेशन और इन्हीं की फॉर्मुलेशन, ये 7 या 10 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं, राइट। तो इस तरीके से अपन को इन्हें पढ़ना है। ओके, स्टेबल इमल्सन इज होमोजेनस मिक्सचर। स्टेबल इमल्सन क्या है, पढ़ने के बजाय अपन जल्दी से 2 मिनट में समझ लें। एक इमल्सन स्टेबल तब है, अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है, एक इमल्सन स्टेबल तब है जब वो अपने कंटिन्यूअस फेज में, जो भी ये ऑयल इन वाटर टाइप हो या वाटर इन ऑयल टाइप हो, तो जो भी इसकी कंटिन्यूअस फेज होगी वो लार्जर अमाउंट में होगी, राइट, और जो इसकी डिस्पर्स्ड फेज होगी वो लेस अमाउंट में होगी, राइट, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अब सस्पेंशन से ये अलग केवल इस मायने में है कि इसमें दोनों ही फेजेस जो है वो लिक्विड में होती हैं, राइट, उनके स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट। इमल्सन और सस्पेंशन में अगर फर्क करने को बोला जाए तो बेसिक फर्क केवल इतना ही है। और बाकी स्टेबिलिटी वाला अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो लगभग सेम है कि स्टेबिलिटी के लिए अपन सिमिलर चीजें जो है वो बार बार देख रहे हैं अब तक। ओके, तो मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि स्टेबल इमल्सन वो है जिसमें ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो कि डिस्पर्स्ड हैं अगर इसमें, तो वो क्या रहें, ऐसे डिस्पर्स्ड रहें। अनस्टेबल इमल्सन वो होगा जिसमें ये ड्रॉपलेट्स जाके बॉटम लेयर पे क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। या तो फिर ये इमल्सन्स के मल्टीपल जो डिफेक्ट हैं, लाइक क्रैकिंग, इस इमल्सन्स बनाने के दौरान ही क्रैक हो जाता है, केकिंग, राइट, केक बन जाना उसका, प्रेसिपिटेट बन जाना, फेज इन्वर्जन हो जाना,
ऐसे मल्टीपल जो डिफेक्ट आते हैं वो हैं इमल्सन के अनस्टेबल होने के एग्जाम्पल, राइट। तो अब हम समझ सकते हैं कि स्टेबल इमल्सन क्या है। स्टेबल इमल्सन लगभग लगभग ऐसा दिखना चाहिए, राइट, इस कंडीशन में होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सम इनस्टेबिलिटी ऑकर ड्यूरिंग स्टोरेज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन, क्या क्या डिफेक्ट हैं जो अनस्टेबल बनाते हैं किसी इमल्सन को, वो ये है। नंबर 1 क्रीमिंग, कोएल्सेंस, ब्रेकिंग, फ्लक्चुएशन, फेज इन्वर्जन, ये लिखे हुए हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग क्लियरली देख पाए। ओके, ठीक है, ये देखिए फ्लक्चुएशन एंड फेज इन्वर्जन। क्रीमिंग क्या है, रिफर्स, अब आपको ये दो दो लाइन में लिख रहे होंगे क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन्स की कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, स्टेप सारी पूछी जाएंगी, तो इन डिफेक्ट्स को आपको लिखना होगा। अगर ये 7 मार्क्स में आता है तो दो दो तीन तीन लाइनें सभी डिफेक्ट के बारे में आपको बतानी होगी। तो देखें एक बार, क्रीमिंग क्या है। Emulsion refer to upward migration or settling of dispersed droplet within an emulsion due to density और size difference. Creaming या तो उन पार्टिकल्स की डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए, राइट। अगर डिस्पर्स्ड फेड और कंटिन्यूअस के पार्टिकल्स में डेंसिटी में बहुत तगड़ा फर्क है तो वो एक दूसरे के साथ डिस्पर्स्ड कंडीशन में नहीं रह सकते। या तो फिर पार्टिकल की साइज में डिफरेंस है, राइट, जो भी इसके अंदर ड्रग का पार्टिकल है उसकी साइज में यदि डिफरेंस है तो भी ये डिफिकल्टीज होगी आपको इसको स्टेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतनी ही जल्दी वो नीचे जाके ग्रेविटी और डेंसिटी के इफेक्ट के चलते सेटल होने लगेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस नहीं होने चाहिए। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लेयर एट द टॉप और बॉटम ऑफ द इमल्सन। यही चीज जो है एक प्रेसिपिटेट टाइप की एक कंसंट्रेटेड लेयर बना लेती, या तो अपर सरफेस पे। अब ये अपर या बॉटम दोनों क्यों लिखे हुए, ये फर्क है डेंसिटी का। यदि डेंसिटी उसकी कंटिन्यूअस फेज से कम हुई तो अपर सरफेस पे बनेगा, अगर ज्यादा हुई तो लोअर सरफेस पे बनेगा, राइट। ये जो डिस्पर्स फेज है जो ज्यादा अमाउंट में होगी, अगर इससे ज्यादा हुई तो बॉटम लेयर पे जाके सेटल हो जाएगा, वो वहां क्रीम का फॉर्मेशन होगा, और अगर कम हुई तो अपर सरफेस पे क्रीम फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चीज खास है क्रीमिंग में। क्रीमिंग कैन बी रिवर्स्ड बाय जेंटल मिक्सिंग और स्टेबलाइजिंग द इमल्सन विद एप्रोप्रिएट इमल्सिफायर और रियोलॉजी मॉडिफायर। इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्रीमिंग अगर हो जाए तो आप जेंटली या तो उसको मिक्स करें यानी सेक करें उसको, और या फिर उसमें एप्रोप्रिएट इमल्सिफायर इमल्सिफाइंग एजेंट्स वगैरह मिला दें, राइट। तो इस तरीके से आप क्रीमिंग को डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, coalescence refers to the merging or combining of two or more droplets or particle into a single larger entity. It occurs when the interfacial force between the particles are overcome, allowing them to come into close contact and fuse together. बार बार मैंने अभी तक अपन ने पढ़ा कि स्टेबिलिटी को अगर इनहांस करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उन पार्टिकल्स के बीच की इंटरफेसियल टेंशन को कम करें। अगर नहीं कम करेंगे तो ये पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्लोजली कांटेक्ट में आ जाएंगे, राइट। अब जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये केकिंग टाइप का फॉर्मेशन, इसी को कोएल्सेंस कहते हैं। ये कोएल्सेंस टाइप का ड्रॉपलेट्स बना लेंगे जिसके कारण से इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ज्यादा वर्क करने लगेगा और तेजी से नीचे सेडिमेंट होने लगेगा, राइट। और इसके तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम लेयर पे और सिस्टम को क्या बना देगा, अनस्टेबल बना देगा, राइट। तो ये है कि कोएल्सेंस ना होने पाए, इसके लिए जरूरी है कि पार्टिकल्स के बीच का क्लोज कॉन्टेक्ट जो है वो अपन दूर करें, वो पास में ना आने पाए। जिसके लिए पहली वाली थ्योरी बताई थी, मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसमें ऑटोमाइज्ड हो जाते थे, उनके बीच में एक करंट सा जनरेट हो जाता था जिससे पार्टिकल क्लोज कांटेक्ट में नहीं आ पाते थे, राइट। तो ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग ऑफ इमल्सन, अगला डिफेक्ट देखें। द ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग ऑफ इमल्सन refers to the separation of dispersed phase from the continuous phase। यानी इसमें फेज का सेपरेशन हो जाता है, यानी अलग अलग, यहाँ डिस्पर्स्ड फेज अलग इकट्ठी हो जाती है और नीचे कंटिन्यूअस फेज रहती है, राइट। इस तरीके से इसमें ब्रेकिंग या इसी को कहते हैं ब्रेक होना या क्रैक होना इमल्सन का, राइट। Resulting in the loss of emulsion stability, this can occur due to various factors such as coalescence, flocculation, phase inversion, destabilizing condition, टेम्परेचर में चेंज होना, पीएच का चेंज होना, आयनिक स्ट्रेंथ बदल जाना, यानी उसमें आयंस की मात्रा ज्यादा हो जाना। The breaking of an emulsion is evidenced by visible phase separation where distinct layer of or aggregates form। जहाँ पे distinction मतलब क्या होता है, किन्हीं दो चीजों के बीच में दीवार आ जाना या एक क्या हो जाना, एक अपोजिट नेचर एग्जिस्ट करना, यानी एक दूसरे के साथ वो सुटेबल कंडीशन में नहीं, कंफर्ट नहीं है, ऐसा ये चीज कहलाती डिस्टिंक्ट। तभी एक लिखा हुआ कि अलग अलग, ये अलग हो जाएगा, ये अलग सेपरेट हो जाएगा। प्रॉपर फॉर्मुलेशन
use of stabilizers and controlling destabilizing factor are crucial in preventing और minimizing the breaking of emulsion. राइट, यही है, अगर एक बार ब्रेक हो गया इमल्सन या फिर आपका इमल्सन क्रैक हो गया तो उसको वापस से रीस्टेबलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लगभग ना के बराबर चांसेस हैं कि आप उसको वापस स्टेबलाइज कर लें। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर फॉर्मुलेशन यानी बनाते समय आप याद रखें प्रॉपर यूज ऑफ स्टेबलाइजर्स, कंट्रोलिंग डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो भी ऐसे फैक्टर हैं जो उसको स्टेबलाइज डीस्टेबलाइज करते हैं, अनस्टेबल बनाते हैं, उनका ध्यान रखें। और वो फैक्टर ये हैं टेम्परेचर में चेंजेस, पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें, राइट। तो इनका ध्यान रखें आप उसको बनाते समय, तो आप इससे बच सकते हैं। ओके, एंड अगली है फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूल्स ना बन पाए इमल्सन को, अगर स्टेबल आपको रखना है, अगर इसको स्टेबल बनाए रखना है, स्टेबिलिटी इनहांस रखना है, तो हमें ध्यान रखना है कि फ्लॉक्यूल्स ना बन पाए पार्टिकल्स के बीच में। एग्रीगेशन या क्लस्टर रिफर्स एज एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो जाना, या क्लस्टर मतलब ऐसे गुच्छे रूप में बन जाना, ऑफ डिस्पर्स ड्रॉपलेट इनटू लार्जर। डिस्पर्स जो फेज है, छोटे छोटी ड्रग के जो डिस्पर्स पार्टिकल है, ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, ये आपस में एग्रीगेट होकर क्लस्टर गुच्छा टाइप का बना लेगी और एक बड़े ड्रॉपलेट्स जैसा बिहेव करने लगेंगे, राइट, एक बड़े मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करने लगेंगे। This occurs due to attractive forces between the droplets such as van der Waals interactions और electrostatic forces। इनके कारण ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं, राइट। इनकी ड्रॉपलेट्स, इनके बीच में van der Waals फोर्स जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिस कारण से अट्रैक्ट होते हैं। फ्लक्चुएशन कैन लीड टू डिस्टेबलाइजेशन इन इवेंचुअल ब्रेकिंग ऑफ द इमल्सन। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इमल्सिफायर, कंट्रोल ऑफ फॉर्मुलेशन कंडीशन आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द फ्लक्चुएशन इन इमल्सन। यही वो चीजें हैं, आप इमल्सिफायर का यूज सोच समझ के करें। कंडीशंस जो है फॉर्मुलेशन की कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको इसको बनाते के समय आपको ध्यान रखना होगा। फेज इन्वर्जन, the phase inversion of an emulsion refers to the transformation of the emulsion from one type to another। आप बनाने चले थे वाटर इन ऑयल और आपसे बनाते बनाते कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई और बन गया ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन, राइट। पूरी की पूरी फेज ही चेंज हो जाती है, राइट। टिपिकली फ्रॉम ऑयल इन वाटर टू वाटर इन ऑयल और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है अपोजिट हो जाना। दिस चेंजेस ऑकर व्हेन द रेशियो ऑफ डिस्पर्स्ड फेज टू द कंटीन्यूअस फेज एक्सीड्स अ क्रिटिकल वैल्यू। आपसे धोखे से जो रेशियो लेना था आपको, यानी आपको पता है जो डिस्पर्स्ड फेज होगी उसको आपको लेस अमाउंट में रखना है और जो कंटीन्यूअस फेज होगी उसका रेशियो आपका लार्जर अमाउंट में होगा। अब ये जो वैल्यू है बाय मिस्टेक आपसे ये एक्सीड हो गई, क्रिटिकल लिमिट से ऊपर चली गई, एक्सीडेड अमाउंट में हो गई, तब ये फेज इन्वर्जन हो जाता है, राइट। आपसे मिस्टेक हुई, फेज बदल गई, आपस में चेंज हो गई, है ना, एक्सचेंज हो गई, और आपने ऑयल इन वाटर बनाना था लेकिन बना है वाटर इन ऑयल टाइप का। फेज इन्वर्जन कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द स्टेबिलिटी, अपीयरेंस एंड फंक्शनलिटी ऑफ द इमल्सन। ये फंक्शंस को भी चेंज कर सकता है। जाहिर सी बात है, आपने वाटर इन ऑयल किसी दूसरे डिजायर्ड फंक्शंस के लिए बनाया था, बना है ऑयल इन वाटर, तो वो फंक्शंस तो नहीं देगा जो आपका डिजायर्ड फंक्शंस था, राइट। वो कोई दूसरा फंक्शन शो करेगा जिसके लिए वो बना है। ओके, सो दिस वाज द डिफेक्ट ऑफ इमल्सन, जिनके थ्रू एक इमल्सन जो है अनस्टेबल हो सकता है। ये सारे 5 पॉइंट थे, इनको आपको डिटेल में लिखना होगा जैसे कि आपको अभी मैंने बताया। ओके, अब अगली चीज है इमल्सन में प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम 5 नंबर में पूछा गया है, सॉरी 7 नंबर में पूछा गया है आपसे, राइट। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि इमल्सन को प्रिजर्व कैसे करें, राइट, इसको स्टोर कैसे करें। बनाना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है इसको स्टेबल बनाए रखना, ठीक है। बना के आप रख दिया, काम वहां पे खत्म नहीं हुआ। जरूरी है कि ये जितने लंबे समय तक के लिए स्टोर किया जाना उतने लंबे समय तक ये स्टेबल भी रहे। तो प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्सन में हमें यही पढ़ना है। is a crucial to maintain their stability, जैसा मैंने बताया, quality over the time। It involve implementing strategies to prevent microbial growth, oxidation and phase separation। इन 3 चीजों से अपने को बचाना है। अगर ये नहीं हुई तो इमल्सन जो है वो स्टेबल रहेगा। इमल्सन को अगर स्टेबल बनाए रखना है तो हमें बचाना है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा ऑक्सीडेशन ना हो पाए, राइट, और तीसरा उनमें फेज सेपरेशन ना हो पाए, फेज सेपरेशन ना हो पाए, है ना, ठीक है। अब इन 3 चीजों से बचा लें आप, तो आपने समझ लीजिए अपने सिस्टम को, अपने इमल्सन को प्रिजर्व कर लिया अच्छे से। की कंसीडरेशन इंक्लूड द एडजस्टिंग पीएच, incorporating antimicrobial agent, using effective emulsifier, stabilizer, employing sterilization techniques। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर भगा सकते हैं। इमल्सिफायर और स्टेबलाइजर इस्तेमाल करके आप फेज इन्वर्जन को बचा सकते हैं। अगर ये अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किए हैं तो फेज सेपरेशन नहीं होगा, राइट। और पीएच वगैरह अगर आपका एडजस्टेड है, अच्छे से मेंटेन किया गया है, तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा।
Proper packaging include airtight and light protected container along with controlled storage condition can also contribute to preservation. ये भी important factors हैं. Regular testing and monitoring of the emulsion's stability and microbial activity are important for ensuring its longevity. राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर टेस्टिंग करते रहें, उनको मॉनिटर करते रहें. बाय इंप्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेशन मेथड, इमल्सन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइलेज, एक्सटेंडेड देयर सेल्फ लाइफ एंड मेंटेनिंग देयर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज और फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. इन सभी चीजों को आप इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, अच्छे से स्टेबल बनाए रख सकते हैं. ओके, अब ये हैं सारी चीजें जो नीचे दी गई हैं अलग अलग पॉइंट्स में. आपको ये लिखने होंगे 3 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाएं, ऑक्सीडेशन से कैसे बचाएं. तो जल्दी से देख लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बचाने के लिए जाहिर सी बात है कि आप उनमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट मिलाएं, जैसे प्रिजर्वेटिव. और माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करने होंगे. ये एजेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे पैराबीन हैं, बेंजोएट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. इनसे आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिजर्व. प्रॉपर हाइजीन कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है इनके प्रोडक्शन के दौरान, इनकी पैकेजिंग के दौरान. और पीएच लेवल को कंट्रोल करके रखें तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी. स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आप इंप्लीमेंट करें इनकी फॉर्मुलेशंस के दौरान, यानी जहां आप इनको बनाएं, फॉर्मुलेट करें, वहां का एरिया कैसा होना चाहिए, स्टरलाइज कंडीशन में होना चाहिए, स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए. ये सारी चीजें स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं अपन. इनके थ्रू अपन इमल्सन को स्टोरेज कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक अपन इसको स्टेबल बनाए रख सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन. Preservation of emulsion from oxidation incorporate antioxidant such as tocopherols, ascorbic acid to inhibit the degradation of oils, other susceptible components, packaging emulsions in opaque. ओवरऑल ये कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन से बचाना है तो जाहिर सी बात है आप उसमें क्या मिलाएं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें. राइट. और इसके अलावा पैकेजिंग में भी ध्यान रखें, ओपेक एयर टाइट कंटेनर में आप उसको, एक धुंधले से कंटेनर में आप उसको पैकेजिंग करवाएं और एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए. यानी ऑक्सीडेशन से बचाना है तो जाहिर सी बात है कि एयर से आप उसको दूर रखें, वरना एयर के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडेशन होगा. राइट, रिएक्टिविटी होगी. Minimizing exposure to light and air can also help prevent oxidation. Additionally, storing emulsion at lower temperature and avoiding extreme condition can further protect against oxidative reactions and maintain their emulsion's stability and quality. Lower temperature पे स्टोर करें. क्यों? क्योंकि लाइट और हीट से तो अपने को इसको बचाना ही है. राइट, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनके बीच में कई सारी रिएक्शंस होंगी जिसकी वजह से डिग्रेड हो सकता है वो और उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो सकती है. राइट.